तो चलिए आज की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्लास था हम लोगों ने केमिस्ट्री का यानी 9th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को कुछ लगभग में पढ़ लिया था। फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोगों ने पदार्थ के गुण के बारे में देख लिया था अच्छे से। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर इस पे आइए, तब वो समझ में एक क्लास मतलब समझ में आएगा। ठीक है, इस क्लास को हम शुरू करेंगे एक शेर के साथ। समझ रहे हो क्या बात है? शेर ऐसे है कि मलाल है। मलाल मतलब क्या होता है? मलाल मतलब दुख तकलीफ। ठीक है, अरे यार क्या ही समझा रहे हैं, सिर्फ फोकस करो। ठीक है, मलाल है, ज्यादा मलाल थोड़ी है। क्या है? मलाल है, ज्यादा मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, शायर बन गए हम भी। देखो इधर। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे थे और कुछ उसका गुण हम देख लेते पदार्थ के बारे में। अब हम देखेंगे कि पदार्थ को, ठीक है, पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। हालांकि 2 भाग और उसका खोज हो चुका है, लेकिन 3 भागों में पढ़ना है एक्चुअली हमको 3 ही भाग के बारे में, लेकिन 2 भाग के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे। ठीक है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया पदार्थ को? 3 भागों में बांटा गया है। यहां पे लिख देते हैं पदार्थ भाई। आइए पदार्थ भैया आप यहां पे लिखा जाइए। ठीक है, मैटर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा है भाई? पहला क्या है? पहला है ठोस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड। दूसरा क्या है? लिक्विड यानी कि द्रव। लिक्विड। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है गैस। ठीक है, देखो दो और अवस्था है। ठीक है, पदार्थ का एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरा को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये तो 3 हो गया ना, एक चौथा भी है। देखो चौथा पांचवा पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। चौथा का नाम क्या है? ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा उसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं सूर्य में जो सूर्य है ना, सूर्य भी क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, कोई तारा है उसमें क्या है? प्लाज्मा है। मतलब ये बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा हीट होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 55 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें टेम्परेचर। ठीक है, इसका जो खोज किया था, प्लाज्मा अवस्था को जो डिस्कवर किया था, वो किया था इरविन लैंगम्यूरी ने किया था। किसने किया था? लैंगम्यूरी। इरविन लैंगम्यूरी। ठीक है, इरविन लैंगम्यूरी। ठीक है, कब किया था? 1928 में किया था, 1928। समझ में आ रहा है? तो प्लाज्मा अवस्था हम सबसे गर्म अवस्था है। ठीक है, इसका खोज कब हुआ था? प्लाज्मा अवस्था का 1928 में किया था? किसने? इरविन लैंगम्यूरी ने किया था। फिर एक और स्टेट होता है। देखो इस दोनों को पहले इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना ये 3 ही है। ठीक है, तो पहले इसी को खत्म कर देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना है नहीं, थोड़ा देखना है। ठीक है, एक और 5वां अवस्था जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसका खोज दोनों व्यक्ति का नाम है बोस, यानी कि सत्येंद्रनाथ बोस अपलस आइंस्टाइन। ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था 1920 में। ठीक है, हुआ क्या कि किसी चीज को या किसी द्रव को
273 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब सबसे ठंड। देखो सिंपल सी बात है, इतना दिमाग इसमें लगाना नहीं है। ये प्लाज्मा सबसे गर्म का बात करेगा और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो सबसे ठंडा का बात करेगा, ठीक है। प्लाज्मा को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, बताया था किसने, तो इरविंग लैंगम्यूरी ने किया था। डिस्कवर किया था, आपने बताया था। देखो हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी, पता नहीं हैबिट है जल्दी जल्दी बोलने का, और समझ आ रहा है, ठीक है। देखो तो 1928 में, समझ आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे बोलने का, ऐसे बात करेगा। तो प्लाज्मा जो अवस्था होता है उसका डिस्कवर या उसका खोज किया था, या उसके बारे में मित्रों पहले कौन बताया था, लैंगम्यूरी। इस तो नहीं बताएंगे, ठीक। फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको कौन, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने 1920 में, ये क्या -273 डिग्री, किसी भी चीज को ठंडा करेंगे तो क्या किसमें कन्वर्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, ये दोनों समझ में आया ना अच्छे से। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे जो हमको पढ़ना है एक्चुअली में। तो मुख्यतः होता है 5, लेकिन पढ़ना है कितना, 3 ही का पढ़ना है, ठीक है। ठोस क्या होता है, देखो ठोस मतलब इसका आकार निश्चित, आकार निश्चित होता है, ठीक है। आकार निश्चित होता है। आकार मतलब कोई वस्तु कितना ज्यादा स्थान घेरता है उसको आकार बोलते हैं, समझ आ रहा है। कोई वस्तु कितना ज्यादा मतलब कोई वस्तु कितना ज्यादा स्थान घेर रहा है उसी को आकार बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्या, इसका आयतन भी क्या होता है, आयतन भी निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया, क्या हो गया, टेबल। ऐसा तो नहीं है कि आकार निश्चित, यानी कि देखो ऐसा नहीं कि यहां है कल ये उड़ के चल जाए उधर, जब बहा के नीचे गिर जाए, नहीं ना। आकार और आयतन दोनों क्या है, इसका आयतन और जो आकार है वो क्या है, फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। अब देखो द्रव जो होता है, इसका द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, पर आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्या आयतन तो निश्चित होता है, सिंपल सी बात है। आयतन मतलब क्या बताएंगे, कोई चीज कितना स्थान घेरेगा वो तो निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका निश्चित होता है क्या। इसको कटोरा में डालेंगे तो कटोरा का शेप बनने, आकार मतलब वही कटोरा में डालेंगे तो कटोरा का शेप में आ जाएगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल के शेप में आ जाएगा, समझ रहे हो। किसी भी चीज में उसी का शेप पकड़ लेगा, तो उसका आकार तो निश्चित नहीं है। फिर आता है द्रव। द्रव का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। सिंपल सी बात है भाई। अरे लिखो भाई, हिंदी में इतना प्रॉब्लम है ना, अनिश्चित होता है, समझ में आ रहा है। देखो पदार्थ के मैटर को हम लोग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हालांकि 5 को होता है, 2 को पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला क्या, ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसको बोलते हैं, कि जिसका आकार निश्चित होता है, लेकिन आकार और आयतन, अरे दोनों निश्चित होता है ना। हाँ, आकार और आयतन, हमको लगा नहीं लिख दिए क्या, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, ये लिख देंगे क्या, ये मार्कर, ठीक है, मार्कर लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख देंगे, पेन लिख सकते हैं, या फिर मोबाइल लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, बोर्ड लिख देंगे, बोर्ड लिख देंगे, सिंपल सी बात है। द्रव में क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, ऑयल लिख सकते हैं, एटसेट्रा। और गैस में तो बहुत सारा गैस आ गया, नहीं आ गया गैस, एलपीजी आ गया, कोई भी गैस ही होगा, ठीक है। कोई भी आर्गन, नियॉन, सब क्या है, सब गैस ही है। तो गैस को तुम देखोगे, लिख देते हैं भाई, ना तो फिर तुम लोग बोलेगा कि सारी कब चीज लिख दी है। एलपीजी गैस हो गया, फिर आर्गन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब गैस ही है ना, ठीक है। तो ये समझ में आया, निश्चित दोनों चीज होता है, आकार आयतन,
इसमें आयतन तो निश्चित होता है द्रव्य का, लिक्विड का, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। बताएं कैसे। उसके बाद इसका तो ना आकार ही निश्चित होता है ना आयतन। घर अगर थोड़ा सा ही है, ठीक है, तो अगर रूम है, अच्छा खासा बड़ा रूम है ये, अगर इसमें हम इसको डाल देंगे तो पूरा रूम में ही फैल जाएगा। थोड़ा सा भी डालेंगे तो निश्चित है कि आप पूरा फैल गया अचानक से, है कि नहीं। द्रव है, ठीक है, द्रव है, यहां अगर डाले मतलब कि आधा किलो द्रव हम यहाँ डालते हैं, ऐसे वो थैला लाते हैं और उसमें पानी से पटक देते हैं यहीं पे, तो ज्यादा इतने दूर फैलेगा। समझ में आ रहा है। ज्यादा गर्मी अगर है तो फिर वाटर वेपर बन सकता है, लेकिन फैलेगा इतने दूर। समझ में आ रहा है। लेकिन जो गैस है उसको हम आधा किलो लाते हैं, ऐसे पटक देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ धीरे धीरे करते फैल जाएगा वहां तक। इसीलिए जब पहले क्लास बताए तो बोले थे क्या कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी कि मोशन में होते हैं। ठीक है ना। मैटर का जो एलिमेंट होता है कैसे होता है, मोशन में होता है, इसलिए बताए थे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ठोस, द्रव और गैस के गुण। क्या देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, ठोस, द्रव्य और गैस के गुण देखेंगे, गैस के गुण देखेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इंग्लिश में लिख देते हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो करते कुछ है, ठीक है। मत समझना कि हमको याद नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, लिखेंगे टाइम वेस्ट होएगा, वीडियो लंबा हो जाता है, जिसको डालने में बहुत टाइम लगता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि समझ रहे हो समझ लो गरीब आदमी। देखो ठीक है, इसको अब देख लो, इसको इरेज करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर तब तक लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे हमको समझाने में होगा, ऐसे लिखेंगे तो तुम भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, इसको इरेज करके, इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, मैंने लिख लिया है। अब देखो इतना सारा लिखा है, सोचो लिखने में कितना टाइम लगता। ठीक है ना, फालतू में वीडियो लंबा होता। ठीक है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। चलिए आप समझते हैं, क्या देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस के गुण के बारे में देखना था। ठीक है, पहला आता है क्या, अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है, तभी तो ठोस इतना मजबूत है, उसका कण जो होता है आपस में एकदम ऐसे बंधा हुआ होता है। ठीक है, बंधा हुआ होता है, हीट दो गति करते बहुत ज्यादा हीट देगा, तब वो धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट होना शुरू करता है, इतना ज्यादा कस के बना होता है। ठीक है, उसके ठोस से कम होता है किसमें, द्रव में, इसमें कम होता है। इसमें भी क्या, आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन उसको हीट दोगे तो उसका कण आपस में क्या हो जाएगा, ज्यादा हीट दोगे तो आपस में कण टूट जाता है, टूट के फिर वाटर वेपर यानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे कम किसमें होगा, सबसे कम गैस में होगा। उसको तो हीट दोगे तो नाचने लगेगा उसका कण, समझ रहा है ना, तुरंत पहले से क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा गति होता है उसमें, और जैसे थोड़ा सा और हीट दोगे तो ले, समझ में आ रहा है। एक उधर बन गया क्रिस बन के, उधर उड़ गया क्या बन के, शक्तिमान बन के। ठीक है, उसके बाद आता है अंतराण्विक स्थान, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस। बताया तुमको इससे पहले वाला क्लास में कि कणों के बीच में क्या रिक्त स्थान पाया जाता है, तभी तो कोई चीज घोलते हैं तो घुल जाता है, नहीं घुलता है आसानी से, क्योंकि मान लेते हैं नमक में चीनी घोल रहे हैं तो क्या होता है, जो चीनी का कण होता है वो पानी के जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या जाता है, बैठ जाता है, जिससे वो घुल जाता है और दिखता नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम किसमें होता है, वो ठोस में होता है। अब देखो इसमें यही है, इसमें से डस्टर घुलाएंगे तो घुल जाएगा क्या, चाहे इसमें पानी घुला देंगे तो घुलेगा क्या, इसे पानी घुला देंगे थोड़ी घुल जाएगा, तो नहीं घुलेगा। लगभग में ना के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं नगण्य। ठीक है, ठोस से कम किसमें होता है, लिक्विड में होता है। जो अंतराण्विक का स्थान होता है उस ठोस से भी कम किसमें होता है, द्रव में होता है, लिक्विड में होता है। और सबसे ज्यादा जो गैप होता है किसमें होता है, गैसेस में होता है। समझ रहे हो, ध्यान से समझो। देखो अंतराण्विक आकर्षण बल अलग है और इंटरमोलिकुलर यानी कि अंतराण्विक का स्थान अलग है। ये फोर्स का बात कर रहा है कि बंधा हुआ है, बंधा हुआ भी है, इसको भी हम बांध देंगे ऐसे करके, ध्यान से देखो। तो देखो बीच में तुमको गैप दिखेगा,
दिखेगा ना, ऐसे देखो इसमें गैप गैप दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये फोर्स है कि कितना कस के पकड़ ले है, कोई कण अपने आपने आप को कितना कस से पकड़ ले है, ठीक है। अंतराणविक स्थान की पकड़ने के बाद भी क्या है, बीचवा में खाली जगह है, क्या है, खाली जगह। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि ट्रेन जाते हैं, ट्रेन आता है, भीड़ लग जाता है, पूरा लगता है एकदम खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। जो पैसेंजर है, समझना, पैसेंजर को हम लोग मान लेते हैं क्या, पैसेंजर को हम लोग मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लें, नमक मान लें। और ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर, उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ट्रेन को मान लेते हैं ग्लास, और अंदर जो है वो उसको मान लेते हैं पानी। तो जाते हैं, जब लोग हम जाते हैं, ट्रेन में घुसते हैं, तो क्या बोलता है, क्या जगह नहीं है, जगह नहीं, जगह नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सब क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता ना है, जस्ट वैसा ही है कि बंधा हुआ है, लेकिन बीच में क्या है, आता है नमक का कण, चीनी का कण, बोलता है पानी है, पानी जो जगह खाली होता है, बोलता है कि जगह नहीं, जगह है, कहाँ जगह है, कहाँ जगह है। तो नमक का बोलते बहुत जगह है, बहुत जगह है, जाकर वहां बैठ जाता है, ठीक है। ठीक है, पता चलता है कि बीच में रिक्त स्थान खाली होता है। तो सबसे कम किसमें होगा, ठोस में होगा खाली जगह। और उसके बाद ये इसमें क्या, ठोस से थोड़ा ज्यादा होगा खाली जगह, सबसे ज्यादा उसमें तो इतना खाली जगह होता है कि सब अलग अलग उड़ने लगता है, नहीं उड़ने लगता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, आते हैं आकृति यानी शेप पे। ये तो तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ठोस का जो आकृति होता है वो फिक्स होता है, इसका क्या है, आकृति फिक्स है, नहीं है फिक्स, ये फिक्स है, देखो। और क्या होता है, मतलब कि ठोस का आकृति निश्चित होता है, ठीक है। और जो द्रव है उसमें क्या होता है, उसका भी आकृति क्या होता है, उसका आकृति निश्चित नहीं होता है। ठोस का देखो, ध्यान समझो, ठोस का जो आकृति होता है वो विशेषता है, इधर जितना भी सॉलिड लिक्विड गैस लिख दिया है, तो देखो आकृति बोल रहा है, तो ठोस का तो निश्चित है, ठीक है। लेकिन द्रव का निश्चित है क्या, नहीं है। लोटा में डालेंगे लोटा बन जाएगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास बन जाएगा, उसका शेप निश्चित नहीं है। बाल्टी में डालेंगे तो अगर पानी कम है, ठीक है, लेकिन बाल्टी का शेप लेने का कोशिश तो करेगा, ठीक है। और जो गैस होता है उसमें निश्चित ही नहीं होता है। इतना अगर आधा किलो गैस है, उसको हम ग्लास में डाले, ग्लास बोल रहे हैं, इतना छोटा बॉक्स में डाले उसमें भी समा जाएगा, एक सिलेंडर में डाले उसमें भी समा जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कमरा है जो खाली, इसमें भी छोड़ देंगे तो इसमें भी समा जाएगा, है कि नहीं। तो आकृति ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित नहीं होता है, और गैस का निश्चित नहीं होता है। अब आते हैं क्या, आयतन यानी वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम जो है वो, देखो शेप हो या वॉल्यूम, यानी कि आकृति हो या आयतन, दोनों का क्या होता है, ठोस में दोनों का निश्चित ही होता है, फिक्स ही होता है, ठीक है। द्रव में क्या होगा, वॉल्यूम अनिश्चित, निश्चित होगा। समझ आ रहा है, आयतन निश्चित था ना, सॉरी आकृति निश्चित था ना द्रव का, लेकिन आयतन क्या होता है, द्रव का निश्चित होता है। सब पहले ही बता चुके हैं कि आयतन किसको बोलेंगे, कोई चीज कितना जगह स्थान घेरता है। लेकिन गैस में ना तो आकृति निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। अब आते हैं संपीड़न पे, यानी कि कंप्रेशन, कंप्रेसिबल, कोई भी चीज कितना कंप्रेसिबल है, दबाना, ठीक है ना, इसे दबाना। समझ में आ रहा है। तो ठोस है, इसको कितना भी इसे दबा दें, दबे है क्या, दबता है क्या, इस दाब में दबेगा नहीं ना, दबेगा, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल है क्या, नहीं है, इसलिए क्या लिखे हैं, संपीड़न यानी कंप्रेसिबल में ठोस जो क्या है, असंपीड़न है, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल है। कितना भी दबा दे, दबने कुछ बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, जरूरत ज्यादा फोर्स लगाए, हालांकि उतना फोर्स है नहीं मेरे पास, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन दबे है क्या, नहीं दब रहा है, दब ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जो द्रव है उसमें ठोस से कम होता है, सॉरी ये भी क्या होता है, असंपीड़न होता है, लेकिन ठोस से कम होता है। देखो जो कंप्रेसिबल है वो ठोस भी नहीं होता है और लिक्विड भी नहीं। तुम सोचेंगे सर ऐसे कैसे, तुम पानी को कभी हाथ से पकड़ाता नहीं है, निकल के बाहर आ जाता है। ध्यान समझो, उसको समझने क्या करो, एक सिरिंज लो, क्या करो, देखो एक सिरिंज लो, ऐसे यहां दिख रहा होगा, आई होप सिरिंज बना दे भाई, ड्राइंग इतना घटिया है मेरा। देखो ये सिरिंज बन गया बउआ, यहाँ ऐसे रहता ना हो, तो फिर ऐसे रहता है, ठीक है। ऐसे भर दो लिक्विड, क्या भर दो, द्रव भर दो, इतना भर दो, ठीक है। पहले इसका हवा निकालो, द्रव भर दो। जैसे ही चापेगा आगे से जो मुंदिया है, जो मान लीजिए सिरिंज है, पानी भर दिए, खींच लिए पानी और मुंदिया को उसे बंद कर दिए, और धीरे धीरे बस हवा निकालो पहले, और इसको है ना, इसको दाबो और इसको यहां तक आने दो, ठीक है। मान लेते इसको प्रेस कर लिया और ये यहां तक आ गया, ठीक है। इसके बाद तुम इसको आगे बंद कर लो, ऐसे करके बंद कर लो और दाबो, नहीं दबेगा। समझ रहा है, फिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, नहीं दबेगा, कितना भी कोशिश कर लेगा नहीं दबेगा,
है कि नहीं? नहीं दबता है। इसलिए क्या है, द्रव भी क्या हो जाएगा, असंपीडन हो जाएगा। कुछ हद तक दबेगा तो इसको ये क्या ठोस से कम होता है। समझ में आ रहा है? और गैस तो क्या है, संपीडन ही है, कंप्रेसिबल ही है। ठीक है, इसी सीरीज में क्या करो, जितना जगह में तुम क्या डाला था, पानी डाला था, उतनी जगह में तुम गैस डालो। धीरे 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 हो सकता है कि इतनी सुन में अट जाए, अट जाता है ना। ठीक है, वही बात है। अब आते हैं हम लोग कुछ से। इंग्लिश का टर्म बहुत अच्छा है यार, इसमें आकृति वाकृति आयतन वेतन पता नहीं समझ में, देखो वॉल्यूम से सीधे समझ में आता है। समझ में आ रहा है? आकृति जैसे कंप्रेसिबल सीधे समझ में आ रहा है कि दबेगा, दाबने का बात कर रहा है कि नहीं? दाबने का बात कर रहा है। ठीक है, असंपीड है, संपीड है, लगता है जैसे कोई इडली डोसा कुछ क्या खाए पीने वाला सामान के नाम है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, विचरण यानी कि डिफ्यूजन। देखो ठोस में तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ठोस में होगा क्या, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद द्रव में तो पाया जाएगा, संपीड़न बहाव विसरण पाया जाएगा ना द्रव में, और गैस में बात पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं द्रवनांक एंड क्वथनांक। देखो द्रवनांक एंड क्वथनांक, अब तुम सोचेगा कि द्रवनांक क्वथनांक कौन चीज है। देखो किसी ठोस को, ठीक है, ठोस को अगर हम कोई निश्चित ताप देंगे और वो ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी पिघल जाएगा। किसी ठोस को, ठीक है ना, अगर कोई निश्चित ताप पे हम मतलब इतना निश्चित ताप दें कि कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, द्रवनांक बोलते हैं। और क्वथनांक किसको बोलते हैं, कोई द्रव को हम द्रव का एक निश्चित ताप, मतलब निश्चित ताप इतना ताप दें, ठीक है, तो वो द्रव किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर उबलने लगे। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। इसलिए द्रवनांक क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझाएंगे आगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये किसमें, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और द्रव में ठोस से कम होता है। सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो द्रवनांक ठोस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, द्रव में ठोस से कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। फिर होता है कणों की स्थिति। तुमको बताया था कि जो मैटर का एलिमेंट या पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मूवमेंट करता है, मोशन में रहता है। ठीक है, तो कणी की स्थिति ठोस में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठोस में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और जो द्रव है इसमें गतिशील होता है, और सबसे ज्यादा गतिशील किसमें होगा, गैस में होगा। समझ रहे हो, किसमें होगा, गैस में होगा। अब आते हैं कठोरता यानी हार्डनेस। हार्डनेस जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में। फिर द्रव में क्या होगा, ठोस से कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग आगे का देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वो तो हम पढ़ लिए। अब देखते हैं कि कोई चीज अगर ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर कोई द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जा रही तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर जो कोई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रही तो उसको क्या बोलेंगे। ध्यान से देखो, मान लेते हैं एक बर्फ लेते हैं। क्या लेते हैं, बर्फ। क्या लेते हैं, बर्फ। इसको अगर गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको और गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनो। अब इस सेम चीज को ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको और ठंडा करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है ना, इसको दिमाग में रखो। अब देखो, ठोस में अगर कोई चीज द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं संलयन, या फिर बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोल दो, सॉरी फ्यूजन बोल दो, या फिर संलयन बोल दो। यानी कि कोई चीज सॉलिड से, किससे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संलयन या फिर फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है ना, कोई चीज, ध्यान समझो, कोई चीज सॉलिड यानी ठोस से लिक्विड यानी द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलते हैं, संलयन या फ्यूजन। या फिर कोई चीज द्रव से, ठीक है, द्रव से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, या फिर वेपराइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ध्यान समझो, ठोस से अगर द्रव में कन्वर्ट हुआ तो संलयन या फिर फ्यूजन, द्रव से गैस में कन्वर्ट हुआ तो वाष्पीकरण या फिर वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है? और गैस से फिर वापस सॉलिड में चेंज हो गया तो अवक्षेपण या फिर डिपोजिशन। समझ रहे हो, समझ आ रहा है ना? देखो ध्यान से, पहले इसको एक एक करके समझते हैं। ठोस से अगर द्रव में चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे संलयन या फिर फ्यूजन,
और अगर द्रव से वो चेंज हुआ किस में, ठोस में, तो उसको बोलते हैं हिमांक या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं कोई चीज द्रव से गैस में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और अगर कोई चीज गैस से वापस से द्रव में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, संघनन। समझ में आ रहा है, या फिर कंडेंसेशन। और ध्यान समझो, अगर कोई चीज सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, या फिर सब्लिमेशन। इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और फिर या फिर कोई चीज गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवक्षेपण, डिपोजिशन। चलिए एक बार और देखते हैं, कोई चीज फटाफट देखते हैं, कोई चीज ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, संलयन या फिर फ्यूजन। और वापस से वो द्रव से ठोस में आ रहा है तो बोलेंगे क्या, हिमांक यानी कि सॉलिडिफिकेशन। कोई चीज द्रव से गैस में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण या फिर वेपराइजेशन इंग्लिश में। कोई चीज गैस से वापस किस में चेंज हो रहा है, द्रव में, तो उसको बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन या फिर संघनन। अब ध्यान समझो, कोई चीज ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, सब्लिमेशन। या फिर कोई चीज गैस से सीधे ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो बोलेंगे अवक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। देखो इतना सारा अब पूछेगा कि ठोस से द्रव, इसलिए बताया ठोस से क्या, बर्फ है, द्रव बन गया, और गर्म किया गैस बन गया, तो ये तो एग्जाम्पल ही हो गया ना, नहीं हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोई ठोस से क्या द्रव में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल पूछेगा तो बर्फ। ठीक है, और पूछेगा कि कोई द्रव से गैस में चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, पानी। सिंपल सी बात है। अब देखो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछता है वो इसका सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, तो इसका 2-4 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, किसका, इस ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, कि कोई चीज किससे सॉलिड टू सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो पहला तो क्या हो जाएगा, कपूर। क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा नेप्थलीन की गोली, नेप्थलीन की गोली। ध्यान से तुम देखा होगा कि तुम कपड़ा उपड़ा जब धो धा के रखा जाता है तो उसमें गोल गोल व्हाइट कलर का गोली डाला जाता है, समझा जाता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, नेप्थलीन की गोली। फिर एक होता है क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक और है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो पूछेगा कि कोई चीज जो ज्यादा, क्योंकि इसी से पूछता है, बाकी तो इजी है ना, उधर ठोस बर्फ है, गर्म करे तो द्रव, तो एग्जांपल बोलेगा तो क्या बोल देंगे, आइस बोल देंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल बोलेगा द्रव से गैस तो क्या बोल देंगे, वाटर बोल देंगे। लेकिन इसका दिक्कत होता है, तो पूछेगा कि सब्लिमेशन का एग्जांपल बताओ, तो 4 एग्जांपल दे चुके हैं हम। पहला कपूर, इसको शायद पैम्पर या सैम्पर ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, मैं देख लेना। ठीक है ना, पैम्पर, सैम्पर, टैम्पर, ब्लैम्पर, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है क्या, नेप्थलीन की गोली। ये भी सीधे कपूर को तुम जलाएगा, ठीक है, तो द्रव में कन्वर्ट नहीं होता है, ठोस से सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही नेप्थलीन का भी सेम हाल है, ये भी डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये भी सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ और चेंजेस, जैसे कि फिजिकल चेंज, या फिर जैसे कि फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, एंड केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं किसको हैं। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में। इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्या बोले थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जिसमें केवल आकार या अवस्था या रूप बदलता है, उसके अंदर का रासायनिक गुण नहीं बदलता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज उसको बोलेंगे इसमें रासायनिक गुण बदल जाता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका सिंपल सी बात है, क्या बोलेगा, उतना याद नहीं करना है, इसको ऐसे याद करना है कि अगर मान लेते हैं इसको वापस अपनी स्थिति में लाया जा सकता है, अगर कोई चेंज हो भी गया है तो वापस अपने स्थिति में आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। और ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, कि अगर उसको चेंज किए तो वापस अपने जो पहले जो था वैसे नहीं आ पाएगा, है कि नहीं, मौसम की तरह बदल जाएगा, मौसम की तरह तुम भी। अरे यार देखो इधर, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो।
भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? मानते हैं बर्फ का पानी बनना, देख रहे हो, देखो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, तो पानी को जमाएंगे ऑटोमेटिकली बर्फ बन जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है पानी का वाष्प बनना, वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पानी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। फिर क्या है? कागज का फाड़ना, तो कुछ चेंज थोड़ी हुआ, एक कागज है दूसरा कागज है, कागज ही तो है, चेंज तो हुआ नहीं। फिर क्या है? मोम का पिघलना, मोम पिघल भी रहा है, ठीक है, तो देखो मोम पिघलता है तो प्रॉपर नहीं पिघलता, थोड़ा मोम बचा हुआ रहता है। फिर कपड़े का सूखना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि पुनः उस स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे कोई कपड़ा भीगा है, उसको सुखा दिए तो फिर सूख गया, सूखा हुआ कपड़ा था, भिगाए, धूप में डाल दिए, सूख गया, तो वापस पुनः उसी स्थिति में आ गया। बर्फ है, इसको पिघला दिए, फिर जमाएंगे, फिर बर्फ बन जाएगा, वापस अपनी स्थिति में आ गया। तो जो क्या हो, जो वापस अक्सर वापस अपनी स्थिति में क्या हो जाता है? अक्सर, ज़्यादातर आ ही जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ नया चीज़ नहीं बनता है, समझ में आ रहा है? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ कुछ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है, समझ रहे हो? नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक गुण ही बदल जाएगा तो नया पदार्थ ही बनेगा ना। जैसे मान लेते हैं, देखो लोहे में जंग लगना, और एक और चीज, ये वापस अपनी स्थिति पे नहीं आता है। लोहे में जंग लगेगा तो लोहा खराब हो जाएगा, फिर जैसे लोहा था वैसे आ सकता है क्या? वैसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फिर देखो दूध का दही बनना, अब दही का तुम दूध बना देगा? इम्पॉसिबल है। दूध का दही बन सकता है, दही का दूध थोड़ी बनेगा, ठीक है। फिर लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गया, वापस तुमको लकड़ी थोड़ी बना देगा? नहीं बनेगा, ठीक है। फल का सड़ना, सड़े हुए फल को वापस फल बना, डॉक्टर स्ट्रेंज तो थोड़ी है, डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ी है, इसी से करके ना यार सेव खा दिए फिर गोला कर दिए, डोरमामू, ठीक है ना। देखो इधर तो क्या है कि रासायनिक गुण क्या होता है? बदलता है, यानी कि देखो इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। लोहा जलने के बाद कुछ अलग बन जाता है, दूध है दही बन जाता है, नया पदार्थ बन रहा है ना। और वापस देखो नया पदार्थ बनेगा, लेकिन वापस जो स्थिति था वो वापस उस स्थिति पे नहीं आ पाएगा। यानी कि दूध से दही बन रहा है, लेकिन दही से दूध वापस नहीं बन सकता है। फिर देखो इधर भौतिक समझेगा ना, ये क्या सिंपल सी बात है इसमें कि नया पदार्थ नहीं बनेगा, वापस अपनी स्थिति में वो आ जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? और ये क्या है कि ये नया पदार्थ बनाएगा और वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इसी को बोलते हैं। अब हम देखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित होने वाले कारक। क्या देखेंगे? वाष्पीकरण को, सही से बैठो, क्या हो गया? इधर फोकस करो, सही से देखो इधर। वाष्पीकरण को, अरे इतना सीरियस नहीं है, मजाक कर रहे हैं। देखो वाष्पीकरण को प्रभावित होने वाले, ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित होने वाले कारक। अब देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट, क्योंकि ये कम है तो आसानी से इरेज हो जाएगा। क्या समझे? ले स्क्रीनशॉट, अच्छा मैच कर लो भाई, ठीक है। देखो क्या, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मल चीज है। वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करेगा? कौन कौन चीज प्रभावित है? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए 4 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कारक। शॉर्ट में लिख देते हैं, 4 कारक होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, वाष्पीकरण किस किस चीज पर निर्भर करता है, ठीक है। तो किस किस चीज पर निर्भर करेगा? सबसे पहले करेगा सतह के क्षेत्र, अरे अभी लिखो मत, अभी लिख क्यों रही हो? अभी लिखो मत, अभी देखो इधर, ठीक है। पहला कौन सा है? सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्या करता है? सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या करता है? सतह के क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टील का बर्तन है, उसमें हम पानी डालें और लकड़ी में डालें तो चांसेस क्या है? लकड़ी तो जल जाएगा ना, ठीक है। या फिर अगर कटोरा में कोई पानी चीज गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और कोई बड़का को थरिया में गर्म कर रहे हैं,
समझ में आ रहा है। तो थरिया में ज़्यादा क्या होगा, वाष्प, एरिया बढ़ गया तो जल्दी गर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। या फिर एरिया एकदम छोटा कर दे, ग्लास में कर दे, तो वो भी जल्दी गर्म हो जाएगा। यानी कि एरिया कम छोटा करेंगे तो क्या करेगा, वाष्पीकरण जो है, यानी कि उसको उस पर इफेक्ट करेगा, जो वाष्पीकरण का प्रोसेस इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा वायु का वेग पर निर्भर करता है। किस पे करता है, वायु के वेग पर निर्भर करता है, मतलब हवा कितना तेज चल रहा है उस पर भी निर्भर करता है कि नहीं, कि वाष्पीकरण कम होगा या ज्यादा होगा। अब आते हैं तीसरा, तापमान तो करेगा ही, तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करेगा भाई, करेगा, ठीक है। और चौथा क्या, वायु की आर्द्रता पर, वायु की आर्द्रता पर, यानी ह्यूमिडिटी पर, ठीक है। आर्द्रता पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। सिंपल सी बात है, चारों कारक है। पहला क्या है कि सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, सिंपल सी बात है। वाष्पीकरण है, क्षेत्रफल बड़ा छोटा इस पर निर्भर नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। अब क्या है कि वायु के वेग पर, यानी कि वायु का कितना तेज चल रहा है उस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तापमान सिंपल है, ज़्यादा तापमान देंगे तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, कम तापमान देंगे थोड़ा सा लेट से होगा, ठीक है। और वायु की आर्द्रता, आर्द्रता उसको बोलते हैं कि हवा में पानी की मात्रा कितनी है। क्या बोलते हैं आर्द्रता का मतलब, कि हवा में पानी की मात्रा, ठीक है, पानी की मात्रा कितनी है। ध्यान देखो, जब ठंडा होता है तो क्या फॉग होता है ना, ओस होता है, तो हवा में जो होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए कपड़े धीरे सूखते हैं, ठीक है। लेकिन गर्मी जो अभी जो मौसम है इसमें हवा में पानी की मात्रा कम होता है, इसलिए कपड़ा को जल्दी सुखा देता है, समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए कपड़ा, सिंपल सी बात है, आर्द्रता क्या रहेगा, कम रहेगा तब सूखेगा कपड़ा जल्दी, कि ज़्यादा रहेगा तब सूखेगा। पानी की मात्रा कम रहेगा यानी आर्द्रता कम है तब कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो क्या हो गया, ये वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले 4 कारक हो गया। अच्छा एक चीज नहीं बताया ना भाई, अरे यार क्या नहीं बताएं, देखो द्रवनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और क्वथनांक किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्वथना, अरे यार प्रॉब्लम है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, जिससे माइंड मेरा क्या हो रहा है, गजनी अमीर खान बन रहा है, ठीक है। देखो किसी ठोस को इतना हम मतलब निश्चित कोई ताप होगा जिससे कोई ठोस किसमें कन्वर्ट हो जाए, द्रव में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कोई द्रव है उसका कोई निश्चित ताप होगा जो किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए या उबलने लगे। देखो तो ये क्या, पानी का क्या होता है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ आ रहा है। और द्रवनांक कितना होता है, 0 डिग्री होता है शायद, ठीक है, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। यही क्वथनांक क्या है, सिंपल सी बात है। द्रवनांक उसको बोलते हैं कि कोई निश्चित ताप है जिससे कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाए, और क्वथनांक कोई निश्चित ताप है जिससे कोई द्रव किसमें कन्वर्ट हो जाए, उबलने लगे या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये क्या हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या ही बच गया, इसके बाद बच गया कोई चीज बच गया है शायद, हाँ थोड़ा बहुत बच गया, सो देखते हैं। जैसे बोलते हैं कि ठोस की गुप्त उष्मा, ठीक है ना, नहीं द्रव की गुप्त उष्मा। क्या देखेंगे हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्या देखते हैं हम लोग, द्रव की गुप्त उष्मा बोलते किसको है भाई, सिंपल सी बात है। देखो 1 केजी ठोस को, ठीक है, 1 केजी ठोस को द्रव की गुप्त उष्मा किसको बोलते हैं, 1 केजी ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं द्रव की गुप्त उष्मा। क्या होता है, 1 केजी ठोस को, ठीक है, 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए, क्या करने के लिए, बदलने के लिए जितनी उष्मा या फिर टेम्परेचर
उसमें तापमान, जितनी तापमान की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं? द्रव की गुप्त उष्मा। ध्यान समझो, 1 केजी ठोस को, अरे एक हट गया क्या, दिन खराब चल रहा है क्या मेरा आज? द्रव की गुप्त उष्मा क्या बोलते हैं? 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी तापमान की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं क्या? द्रव की गुप्त उष्मा। फिर आता है क्या? वाष्प की गुप्त उष्मा। वाष्प की गुप्त उष्मा, क्या? गुप्त उष्मा। देखो इसमें क्या होगा, 1 केजी द्रव को, क्या? 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए, क्या? गैस में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए जितना तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो वाष्प की गुप्त उष्मा किसको बोलेंगे कि 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी तापमान की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलेंगे? वाष्प की गुप्त उष्मा। और द्रव की गुप्त उष्मा किसको बोलेंगे? 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितना तापमान की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं द्रव की गुप्त उष्मा। चलो जल्दी रिपीट करते हैं फटाफट। देखो, द्रव की गुप्त उष्मा उसे बोलते हैं 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी तापमान की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? द्रव की गुप्त उष्मा। और वाष्प की गुप्त उष्मा किसे बोलते हैं? 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी तापमान की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? वाष्प की गुप्त उष्मा। समझे भाइयों बहनों? नरेंद्र मोदी, देखो मोदी, देखो भाई ऐसी आगे पता नहीं कंट्रोवर्सी हो सकता है। मोदी इतना सारा चीज बेचा, ठीक है, बहुत सारा चीज बेचा, ये पहाड़ बेच दिया, ये बेच दिया, मतलब सब कुछ बेच ही दिया, ठीक है। और जब खरीदने का बारी आया तो 10 रुपए का झालमुड़ी खरीदा। दिमाग है भाई, दिमाग, ठीक है। अब आते हैं क्या? दाब। किसको? दाब, ठीक है। देखो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो तुमको बताया था कि प्रति इसको बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्या? क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वालों क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे, ठीक है। ध्यान समझो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लिखेंगे वैसे ही दाब का डेफिनेशन, लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे। अब इसका मान लेते हैं, पूछ दिया क्या? यूनिट पूछ दिया, तो बल का तो सिंपल होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर। इसको लिखते हैं क्या? पास्कल। पास्कल लिखते हैं, यानी दाब का क्या होगा? पास्कल। दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल ही होता है। अब देखो, अब एक और चीज बच गया लास्ट, वायुमंडलीय दाब। सिंपल सी बात है, वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। क्या होगा? वायुमंडलीय दाब। ध्यान समझो, किसको बोलेंगे यार, फिर घूम जाएंगे कार में हम। वायुमंडलीय दाब किसको बोलेंगे? ध्यान समझो, वायु मंडलीय दाब किसको बोलेंगे? वायु के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा लगने वाले दाब को, लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? 1.01 into 10⁵ पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? 1.01 into 10⁵ पास्कल। ये क्या हो गया आपका चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ खत्म, ठीक है। अब हम लोग अगली बार जब देखेंगे तो बायोलॉजी खत्म करेंगे, फिर बायोलॉजी खत्म करने के बाद फिर शिफ्ट होंगे फिजिक्स की तरफ। ऐसे करते करते खत्म कर देंगे। ट्राई करेंगे कि 1 से 2 क्लास में क्या कर दें, खत्म कर दें। आलतू फालतू चीजें इसको हटा दें, एग्जाम ओरिएंटेड रखें, जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ठीक है। सिंपल बात है, बाकी तो है ही, ठीक है ना। तो क्या करें, मिले अगले क्लास में, क्या बोलते हो? गर्मी बहुत है यार, फैन ऑन नहीं किया ना, ठीक है। तो काम करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और
पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप लोग। साइंस बहुत क्या है, साइंस हालांकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस से देखो मैथ तुम पढ़ोगे तो जैसे कोई क्लास चेंज किए तो हल्का फुल्का मैथ देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन साइंस में क्या होता है ना कि छोड़ देगा साइंस तो तुम्हारा गया साइंस, समझ आ रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा बुमराह, समझ आ रहा है, बुमराह ऐसे बाउंसर मारे कैसे, क्या नाम था उसका, हो सिराजुद्दौला कुछ नाम था यार, शोएब अख्तर, ठीक है। शोएब अख्तर कैसे बाउंसर डालता था, वैसे ही तुम, समझ में आ रहा है, वैसे ही जाएगा। चलो अब मिलते हैं अगले क्लास में, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, तुम लोग भी क्या गया मास्टर बकवास करता है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।